हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी चैटर्जी एंड वेलकम टू माय एंथ्रोपोलॉजी क्लब। कुछ दिन से मैं हर एक वीडियो में एक बात बार बार मेंशन कर चुकी हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी का 50 to 60% ऑफ द सिलेबस हम जीएस के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो फाइनली मैं उस वीडियो के साथ आ चुकी हूँ जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप एंथ्रोपोलॉजी को स्ट्रक्चर करेंगे, उसको अप्रोच करेंगे, कितने महीने में ख़त्म करेंगे, बुक लिस्ट क्या है और क्या रिलेशनशिप है जीएस के साथ एंथ्रोपोलॉजी का, कौन से चैप्टर के साथ कौन से चैप्टर को लिंक करके पढ़ सकते हो। तो वेलकम टू माई क्लास एंड फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस जो आप लोग की स्ट्रैटेजीज है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड की हूँ। फर्स्टली स्टेज 1, सेकेंडली स्टेज 2 एंड स्टेज 3। फर्स्ट स्टेज इज फर्स्ट मतलब प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में आप लोग क्या करते हो, जब आप लोग बड़े होते हो, जैसे हम लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी के डेफिनेशन में पढ़ा है कि जब हम लोग बड़े होते हैं, जब हम लोग चलना सीखते हैं, एक स्टेप लेते हैं, वो बहुत धीरे होता है। शायद हम लोग उस टाइम पे गिरते भी हैं बट उस टाइम पे हम संभल भी जाते हैं। तो जो पहला स्टेप है वो बहुत हम लोग की ईजी और फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो वो उस तरह से मैंने इस पूरे स्ट्रैटेजी को मतलब स्ट्रक्चर किया है कि फर्स्ट स्टेप आप लोग क्या लेने वाले हो। फर्स्ट स्ट्रैटेजी होगी आप लोगों की जो 11 एंड 12 है उसके सोशियोलॉजी वाले एनसीईआरटीज एंड बायोलॉजी के जो बुक्स हैं वो पढ़ना है। अब आप बोलेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है तो सोशियोलॉजी के एनसीईआरटीज क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग सोशियोलॉजी के साथ 30 to 40% ऑफ द जो सिलेबस है वो हम लोग लिंक करते हैं या कनेक्ट करते हैं। जैसे पेपर 1 का, जैसे मैंने पिछले वाले ही वीडियो में बोला है आप लोगों को, पेपर 1 का थ्योरी वाला पार्ट, पूरा सोशल कल्चरल पार्ट एंड पेपर 2 का इंडियन एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट, उसमें हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी शेयर करते हैं। तो इस वजह से अगर सोसाइटी के बारे में जानना हो तो सोशियोलॉजी के एनसीईआरटीज, क्योंकि एंथ्रो के कोई एनसीईआरटीज नहीं है तो सोशियोलॉजी के एनसीईआरटीज एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि हम लोगों की फिजिकल वाले में प्राइमेट, डीएनए, ब्लड ग्रुप्स है, तो एक बार बायोलॉजी के भी 11 एंड 12 के कुछ चैप्टर्स आप लोग कवर कर लीजिएगा जो एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस के साथ रिलेट है। तो वो कवर करने में आप लोगों को 1 से 1.5 महीने के टाइम लगेगा, मैक्सिमम 1.5 महीने, नॉट मोर देन दैट। उसके साथ आप लोग अगर चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, मैं बोलूँगी नहीं भी बनाएंगे इस स्टेज पे तो चलेगा, बट एटलीस्ट अपना बेस क्लियर कर लीजिएगा। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। जब लोग सेकेंड स्टेज में जाएंगे इसके बाद, तो आप लोग पहले मेन कोर्स, मेन बुक्स उठाएंगे, जो मैं बुक्स के बारे में आगे जाके बोलने वाली हूँ, ठीक है। जब आप लोग मेन बुक्स उठाएंगे तो उसको कंप्लीट करने में आप लोगों को 5 मंथ्स एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में लगेगा मिनिमम, क्योंकि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ उसको कंप्लीट करने में 3 महीने, बाकी 2 मंथ्स बाकी के आर्कियोलॉजी, पेपर 2 सब मिला के यू नीड 5 मंथ्स। अगर आप लोग एवरीडे 5 आवर्स देते हो एंथ्रोपोलॉजी को रिलीजियसली, तो अगर आप लोगों ने 3 घंटे दिया तो उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा फर्स्ट गो में। सिलेबस देखने में छोटा है बट इतना भी छोटा है नहीं, इसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। सो दैट्स वाई सेकेंड वाले जो स्टेज है उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइजली काम कीजिएगा। एंड इस स्टेज में आप लोग नोट्स बनाइएगा साथ के साथ। एंड सेकेंडली इसकी स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 1 यूनिट्स खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का 1 यूनिट खत्म किया, वो 1 यूनिट जैसे 3.1 खत्म हुआ, 3.1 के साथ साथ आप लोग उस यूनिट्स के 1-2 क्वेश्चन के आंसर्स अटेम्प्ट करके जो भी आपके टीचर है या मेंटर है उससे चेक कराइए। तो साइमल्टेनियसली आप लोगों का जो राइटिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव होगा, प्लस आप लोगों को पता चलेगा कि कितना समझ में आ रहा है, कितना डेप्थ है। और अभी से ही अगर लिखना नहीं स्टार्ट करेंगे, जो मैं पहले वीडियो से बता रही हूँ, तो फिर आगे जाके आप लोग नहीं लिख पाएंगे। तो दैट इज द सेकेंड स्टेज। नाउ कम टू द थर्ड स्टेज में आप लोगों को ये करना है कि डेफिनेटली एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, उसको साथ साथ लिखना है, प्लस सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन करना है। जब आप लोग सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन में आएंगे तो ध्यान रखिएगा कि डेफिनेटली टेक अ टेस्ट सीरीज एंड स्टार्ट राइटिंग रिलीजियसली। तब हफ्ते में 10 आंसर्स लिख लिया या 1 यूनिट या 1 पार्ट खत्म कर लिया आप लोगों ने 10 दिन में, 15 दिन में, फिर अपने आप को एक टेस्ट सीरीज दिया। तो इस तरह से आप लोग सेकेंड स्टेज ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, फिर इट विल गो ऑन। फिर मेन से पहले तो आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज
लेना ही लेना है। तो अगर आप लोगों ने पूरे प्रिपरेशन को, अगर आप जो लोग भी 2026 या 7 में एग्जाम्स दे रहे हैं उनके पास काफ़ी टाइम है, एंड वो लोग इस तरह से अगर करेंगे तो एटलीस्ट आप लोग 300 से ज़्यादा मार्क, ट्रस्ट में आप लोगों को 300 से ज़्यादा नंबर आएगा अगर आप लोग रिलीजियसली क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। प्लस थर्ड स्टेज ऑफ राउंड में आप लोगों ने टेस्ट सीरीज लगाना शुरू किया और कोई अच्छे मेंटर से आप लोग उसको चेक कराए, ये मुझसे कराइए या किसी और से कराइए, बट प्लीज़ आप लोग एक अच्छे गाइडेंस लीजिएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग आप कैसे लिख रहे हो जब तक आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिलेगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ करना है। कम टू द बुक लिस्ट। बुक लिस्ट के बारे में सब लोगों को तो आई थिंक पता ही है, फिर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, क्योंकि हमारे आंसरों में सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक है वो है कि हमें सोर्सेज कम है। हमारे पास सोर्सेज कम होने की वजह से आप लोगों को ये लगता है कि कहाँ से शुरू करें। बहुत लोग वैद सर के बुक से शुरू करते हैं, बहुत लोगों ने ब्रेन ट्री से शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को बोलूँगी एमए का, इग्नू का फर्स्ट ईयर का मटेरियल उठाइए, पीडीएफ है, डाउनलोड कीजिए, मार्केट से खरीद के लाइए, ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। सबसे पहले आप लोग इग्नू के फर्स्ट ईयर के बुक्स उठाइए, उसके बाद आप लोग कोई भी बुक्स उठाइएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टाइम है, जैसे 2026 में दे रहे हैं, तो उसके साथ आप लोगों को एक बहुत अच्छी बुक बता देती हूँ जिसको एज अ स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना है, एज अ रेफरेंस मटेरियल पढ़ना है। वो है एम्बर एंड एम्बर। दो एम्बर एंड एम्बर से, जैसे लिंग्विस्टिक वाले चैप्टर, जैसे केस स्टडीज़, जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के कुछ चैप्टर्स वहाँ से पढ़ना है, वहाँ से केस स्टडीज़ रेफर करना है। बट स्टिल मैं बोलूँगी अगर किसी का इंग्लिश अच्छा है और उसका बेस बनाना है आंसरों में, और सीरियसली 300 से ज़्यादा नंबर आना है, एंड यू हैव टाइम, अगर इस साल मेंस नहीं लिख रहे हैं, अगर नहीं अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो मैं उन लोगों को रेफ़र करूँगी कि प्लीज़ वो लोग अगले साल के लिए एम्बर एंड एम्बर साथ में उठाए। इग्नू के चारों मटेरियल, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जनरल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, प्लस लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, प्लस उसके साथ साथ जेनरिक एंथ्रोपोलॉजी के 6-7, मतलब जो भी फर्स्ट ईयर के 4 यूनिट्स हैं वो 4 यूनिट्स के सारे बुकलेट्स प्लीज़ 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 उसमें से पढ़िए। ठीक है, उसमें सोशल कल्चरल भी है, फिजिकल भी है, फर्स्ट चैप्टर भी है, जनरिक किस तरह से डेवलप होता है, उससे आपका बेस एकदम क्लियर हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। और हो सकेगा तो उसके पीछे जो हर एक यूनिट्स के पीछे क्वेश्चन आंसर्स है वो भी अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, उससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप लोग ईजिली आंसर्स लिख के आ पाओगे। तो ट्रस्ट मी, इग्नू का एज अ बुक्स एम ए फर्स्ट ईयर इग्नू एज अ बेस मटेरियल यूज़ कीजिए प्लीज़। उसके बाद आप लोग कोई और मतलब मटेरियल या कोई भी और बुक उठाइएगा। फर्स्टली, सेकेंडली इज़ कि उसके अलावा क्या पढ़ना है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए। अगर फिर भी कुछ चीज़ों में, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी में या कुछ कुछ जगह पे अटक रहे हैं, तो आप लोग पीनाथ रेफर कर सकते हो उसके लिए। ठीक है, एंड नाउ कम टू द थ्योरी पार्ट के लिए इग्नू में थोड़ा कम डेटा है या थोड़ा कम मटेरियल है, क्योंकि दो ही बुकलेट में ख़त्म हो जाता है। अगर इग्नू वाले बुक ख़त्म हो जाए उसके बाद सीधा उपाध्यायन पांडे, मैं रिकमेंड करूँगी उपाध्यायन पांडे, प्लीज़ गो थ्रू इट, कंप्लीट पूरा बुक अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार अगर हो पाए तो पढ़िए, वहीं से नोट्स बनाइए, आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग किसी से नोट्स ले रहे हो या क्लास कर रहे हो दैट इज़ ओके, अगर नहीं ले रहे हो तो फिर तो उपाध्यायन पांडे ही प्लीज़ रेफर कीजिएगा। थोड़े इनिशियल स्टेज में शायद लैंग्वेज थोड़ा सा टफ लगे, दो उसका लैंग्वेज टफ नहीं है, बट उपाध्यायन पांडे रेफर कीजिए। सेकेंडली इज़ कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए नदीम हसनन, ठीक है, सॉरी सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के लिए नदीम हसनन, ठीक है, क्योंकि इग्नू हो गया, इग्नू के साथ नदीम हसनन एंड एम्बर एंड एम्बर स्पेशली लिंग्विस्टिक एंड फिजिकल के लिए। बट स्टिल वहाँ से कुछ जगह से एक बार अगर किसी ने फर्स्ट रीडिंग एक रीडिंग भी किया, वहाँ पे आप लोग केस स्टडीज मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आप लोगों को मेन 2 बुक बोली, एक तो इग्नू, एक एम्बर एंड एम्बर, अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल एंथ्रो के लिए पीनाथ, ठीक है, एंड इंडियन सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के लिए नदीम हसनन। नाउ कम टू द सेकेंड पेपर में आप लोग नदीम हसनन डेफिनेटली ट्राइबल और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए, और कोई भी बुक नहीं। ठीक है, उसके अलावा आप लोग आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी
इग्नू के सारे बुकलेट्स खत्म हो जाने के बाद फर्स्ट ईयर एमए का फिर आप लोग डीके भट्टाचार्य वाला बुक उठाइएगा, मस्ट मस्ट एंड मस्ट। ठीक है, एम्बर एंड एम्बर नहीं भी पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी के लिए तो चलेगा, बट प्लीज़ डीके भट्टाचार्य पढ़िएगा एक बार एटलीस्ट। तो इग्नू के साथ मैंने एक ही बुक रेफर किया है यहाँ पे। अच्छा, अपने मटेरियल्स ना इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा क्लटर्ड मत कर लीजिएगा, एक चीज़ खत्म कीजिएगा फिर दूसरे चीज़ में कि इससे भी एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, उससे भी एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, नहीं, एक जगह से एक चैप्टर पढ़ के पहले अपना बेस क्लियर कीजिएगा, फिर वैल्यू एडिशन के लिए दूसरे बुक्स रेफर कर सकते हो। जैसे एक चैप्टर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि जैसे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का एक चैप्टर उन लोगों ने इग्नू से पढ़ा या नदीम हसनन से पढ़ा, फिर किसी और बुक से जैसे ब्रेन ट्री से पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ब्रेन ट्री का क्यों नहीं नाम बोला, जहाँ पे ब्रेन ट्री में सब चीज़ें, क्योंकि मैं पर्सनली ब्रेन ट्री प्रेफर नहीं करती हूँ या रेफर नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मैंने नहीं बोला, और उसमें डेटा के साथ भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, जो भी चाहे ब्रेन ट्री यूज़ कर सकते हैं, इट कम्प्लीटली अप टू यू, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, थर्डली इज़ कि एथनोग्राफिक एग्जाम्पल्स के लिए आप लोग एलपी विद्यार्थी एंड एनके बोस के भी बुक्स आप लोग रेफर कर सकते हो। ठीक है, ओके, एनके बोस के बुक्स आप लोग रेफर कर सकते हो। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एक्ट्स के लिए इग्नू एमए के मटेरियल, अपार्ट फ्रॉम दैट रिपोर्ट्स एंड मैं आगे जाके रिपोर्ट्स एंड क्या क्या वेबसाइट्स हैं वो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, नाउ कम टू द ट्राइबल डेवलपमेंट। ट्राइबल वाले पार्ट के लिए इग्नू ने रिसेंटली, लास्ट शायद 3-4 साल पहले, ठीक है, रिसेंटली उन लोगों ने सेकेंड ईयर में एक और सब्जेक्ट को, एक मतलब ट्राइबल डेवलपमेंट को ऐड किया है, या ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी को। उनके एक बहुत मोटा सा पीडीएफ या बुकलेट है, मैं कोशिश करूंगी वीडियो के साथ ना वो बुक लिस्ट ना मैं आप लोगों को दे दूं। ठीक है, अगर होगा तो इसी में ही आपको, इसी पीडीएफ के साथ, इसी वीडियो के साथ मिल जाएगा आप लोगों को वो पीडीएफ। प्लीज़ गो थ्रू इट, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, 405 है, बट उसमें आप लोगों की ट्राइबल की मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। बस डेटा जो है वो इंटरनेट से करंट डेटा उठाइएगा, वो बुक्स वाली नहीं रेफर करना, बट मैक्सिमम चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएगी। जैसे लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉपर्टी क्या चल रही है, लैंड एलिनेशंस क्या है, डेफिनेशंस, सारे फीचर्स वहाँ से क्लियर हो जाएगा। डेटा आप लोग बस इंटरनेट से पिक कर लेना। ठीक है, नाउ रिसोर्सेज क्या क्या यूजफुल वेबसाइट्स है, वेबसाइट के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, डेफिनेटली गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जाजा या खाका कमेटी रिपोर्ट, ठीक है, जो भी आपको ये प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, तो मैं इसको खाका कमेटी रिपोर्ट बोलती हूँ। तो खाका कमेटी रिपोर्ट बहुत मोटा है, इसका एक समराइज वर्जन भी इंटरनेट में मिल जाएगा। प्लीज़ समराइज वर्जन, अगर मोटा नहीं पढ़ पाते हो, उसके डेटा, उसको कहाँ कहाँ किस किस केस स्टडीज़ में, किस किस चैप्टर में, ट्राइबल्स में लगा सकते हो, प्लीज़ देख लेना, क्योंकि ये जीएस में भी काम करेंगे, GS 1 में एंड GS 2 में, बोथ। ओके, देन NCERT's ई बुक्स मैंने बता ही दिया था सोशियोलॉजी का। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स, उसके अलावा न्यूज़पेपर के रिपोर्ट, देन उसके अलावा बिजनेस स्टडीज़, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक दो और न्यूज़पेपर है, जैसे द प्रिंट में कुछ कुछ कभी कभी एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आता है। ठीक है, देन एक दो और न्यूज़पेपर्स है। ठीक है, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में इतना सारा डेटा नहीं दिया जाता, बट स्टिल बाकी के। और आप लोग एक काम कीजिएगा, जब आप लोग खुद ही सर्च करना शुरू करोगे एक टॉपिक को लेके, तो आप लोग को बहुत सारे केस स्टडीज़, बहुत सारे रिसेंट न्यूज़ मिल जाएंगे। और जब आप लोग ट्राइबल्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो रिसेंटली उस चीज़ में क्या हुआ है, या पेपर 1 में भी अब लोग जब यूनिट 12 पढ़ेंगे, जैसे फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, या डेंटल एंथ्रोपोलॉजी, तो रिसेंट क्या काम हुआ है उसमें, प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा उस चीज़ को। ठीक है, देन उसके बाद PRS इंडिया, ठीक है, पॉलिटीज एक्ट एंड मतलब ट्राइबल्स लैंड फॉर्म्स, इसके बारे में यहाँ से आप लोग डेटा उठा सकते हो। ये तो हो गया मोटा मोटा सा वेबसाइट क्या क्या। आगे भी अगर कोई वेबसाइट्स मेरे दिमाग पे आएगी, मैं आगे के जो लेक्चर्स है उसमें ऐड ऑन करती रहूँगी। ठीक है, नाउ कम टू द रिलेशनशिप विद द GS, किस तरह से हम GS के साथ रिलेशनशिप रखते हैं। ठीक है, सो एंथ्रोपोलॉजिकल टॉपिक के साथ रिलेवेंस, सबसे पहले ह्यूमन एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। ह्यूमन एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स को हम लोग 2 जगह पे अटैच करते हैं, एक तो पेपर 3 साइंस एंड टेक में, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीलिम्स में।
ठीक है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ह्यूमन एवोल्यूशंस को ना हम लोग एक जगह पे और अटैच करते हैं, वो है हिस्ट्री वाले पार्ट में, जहाँ पे हम लोग प्री हिस्ट्री वाले पार्ट पढ़ रहे हैं पेपर 1 में भी, वो हम लोग प्रीलिम्स में भी उसको ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। उसके बाद कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज को जीएस पेपर 1 डेफिनेटली, इंडियन सोसाइटी एंड साइलेंट फीचर्स, ओके इसमें हम लोग मैरिज के केस स्टडीज़, ठीक है, रिलीजियंस, लैंग्वेज, सोशल इश्यूज़ सबसे बड़ी बात है, तो इस वजह से मैरिज, फैमिली, किंगशिप मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को हम लोग जीएस पेपर 2 में ये कंसिडर करते हैं, स्पेशली पंचायती राज पेपर 2 में भी है जो एंथ्रोपोलॉजी में, उसको भी हम लोग इसके साथ कंबाइन करके पढ़ सकते हैं ईजिली। उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, ट्राइबल्स क्या पंचायती राज में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो चीज़ या तो हम लोग जीएस से एंथ्रो में उस चीज़ को लिंक किया, एंथ्रो के मतलब कोई भी एक डेटा को अगर हम लोग जीएस से पढ़ते हैं तो उसको हम लोग एंथ्रो में इनकॉर्पोरेट करेंगे, हम लोग अगर एंथ्रो से पढ़ते हैं उसको हम लोग जीएस में इनकॉर्पोरेट करेंगे। नेक्स्ट इज अ ट्राइबल स्टडी के साथ पेपर 1, सोशल इश्यूज, वेलफेयर स्कीम्स डेफिनेटली जीएस पेपर 2 के साथ, कास्ट एंड अनटच। अच्छा ये पीडीएफ ना मैं दे दूंगी इस वीडियो के साथ कि आप लोगों को इजी हो, जब आप लोग पढ़ो तो ऑटोमेटिकली रिलेट कर पाओ, क्योंकि शायद आप लोगों को बाद में याद ना रहे। जीएस 1 के साथ सोशल एम्पावरमेंट, फॉरेस्ट राइट्स के साथ डेफिनेटली गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, एंड एनवायरमेंटल इशू जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 एज वेल, एनवायरमेंट के साथ भी एंड जीएस 2 के साथ भी, जैसे सोशल इश्यूज जो भी हो रहा है, ठीक है। एथनोग्राफिक स्टडीज के साथ जीएस 4, एथिक्स के स्पेशली केस स्टडीज एंड एम्पैथीज, स्पेशली केस स्टडीज, ठीक है, एंड सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट के साथ एसेज। अच्छा एथनोग्राफिक स्टडीज में हम लोग एसे में भी यूज कर सकते हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट में भी, वुमेन एम्पावर वाले पार्ट, मैरिज में, वो सब हम लोग ऐसे के भी केस ऐसे लिखते टाइम उसके फ्लो में एज एग्जांपल्स भी यूज कर सकते। जब आप लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली केस स्टडीज और एग्जांपल्स आना शुरू हो जाएंगे ना, वो आप लोग जब ऐसे लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के मतलब ब्रेन में आएगा। तो जब आपकी जीएस या एंथ्रो स्ट्रांग हो जाएगा ना, उससे कितने सारे फ्लो अच्छे बनेंगे ऐसे में, तो आप लोगों को तब समझ में आएगा कि एंथ्रो किस तरह से ऐसे में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ऐसे जीएस 1 सोशल इश्यूज एंड गवर्नमेंट स्कीम के साथ हम लोग सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट को रिलेट करते हैं। तो मोटा मोटा मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट बता दिया कि किस पार्ट के साथ जीएस के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 50 to 60%। यहाँ पे एक चीज और मैं बता देती हूँ, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजीज के साथ हम लोग हिस्ट्री को, जो प्रोटो हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पार्ट है, वो भी हम लोग हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं, वो भी जीएस पेपर 1 का पार्ट है, तो उसको भी वहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को छोटा सा इंपॉर्टेंट टिप्स दे देती हूँ, यूज लॉट्स ऑफ केस स्टडीज। लोग क्या करते हैं, केस स्टडीज के लिए अलग कॉपीज बनाते हैं। अगर मान लीजिए कोई केस स्टडीज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ फिट करोगे, एक पतला सा कॉपी आपके पास रखिएगा, उसमें एक्स्ट्रा केस स्टडीज लिख के रखिएगा, डेफिनेटली वो जीएस में अपार्ट फ्रॉम दैट एसे में काम में आ जाएगा। तो केस स्टडीज, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे फंक्शनलिज्म, ठीक है, तो वो पढ़ते टाइम नॉर्थ ईस्ट इंडिया का केस स्टडीज आपने डाल दिया, या डिफ्यूजनिज्म पढ़ते टाइम, या इंडियन एग्जांपल्स, ठीक है, कि सेपरेट। अच्छा आप लोग जिस तरह से नोट्स बनाओगे, पहले आप लोग तो माइक्रो नोट्स बनाओगे, फिर मैक्रो नोट्स बनाओगे। तो जब छोटा, बड़े से जब छोटा नोट्स बनाओगे, आप लोग माइक्रो नोट्स बनाओगे मैक्रो नोट्स से, तो मैक्रो नोट्स में आप लोगों ने पहले एक बार फर्स्ट रीडिंग में बड़ा नोट्स बनाया। कोशिश कीजिएगा कि अपने नोट्स को एकदम छोटे 2 से 3 कॉपी में एकदम कंप्लीट कर दो, क्योंकि जब मेंस के एग्जाम होगा उससे जस्ट पहले आप लोग वो कॉपी को रिवीजन कर पाओ। तो दैट्स वाई जितना क्रिस्प और कंसाइज होगा आपका नोट्स उतना अच्छा होगा, भले वो एरो देके हो, केस स्टडीज हो, और बहुत नीट एंड क्लीन नोट्स पहले से बनाइएगा, आपको बाद में जाके उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अभी से थोड़ा सा मेहनत कीजिए, दिस इज अ वन टाइम एफर्ट, एक बार कर लेंगे तो बाद में जाके आप मान लीजिए 1 साल जॉब करके फिर अगर एग्जाम देने का मन हो तो आपका वो नोट्स बाद में जाके काम में आएगा। तो प्लीज डू दैट, ओके। मेंटेन अ लिस्ट ऑफ थिंकर्स। अच्छा थिंकर्स के लिस्ट, उनके वर्क, उनके केस स्टडीज या उनके जो स्टडीज है वो एक कॉपीज में या उसी कॉपी में ही लिख लीजिएगा। जब थिंकर्स करेंगे सारे थिंकर्स का, वो इंडियन थिंकर्स हो, ये मैं जब पढ़ाऊंगी तब मैं ऑलरेडी थिंकर्स के बारे में बता दूंगी कि किस थिंकर ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उनके क्रोनोलॉजीज एंड ऑल, इंडियन थिंकर्स का भी, बट आप लोग उसको एक जगह पे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में पहले ही बता दिया, प्लीज साइमल्टेनियसली हाथ चलाइएगा
एवरीडे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखते रहिएगा, ठीक है। यही था रिलेशनशिप विद जीएस एंड एंथ्रो का। मतलब मैंने बहुत टाइम से ये क्वेश्चन सुन रही थी कि मैम किस तरह से जीएस को मतलब अप्रोच करें एंथ्रोपोलॉजी को जीएस के साथ। तो आप लोगों को आज समझ में आ रहा होगा कि जिन लोगों ने भी एंथ्रोपोलॉजी लिया है कितना ज़्यादा जीएस में वो बेनिफिट करता है। मतलब नंबर तो स्कोरिंग है ही पेपर, प्लस जीएस में भी मतलब बेनिफिट्स करता है। तो उसके अलावा भी हम लोग जल्दी एक थ्योरीज या थिंकर्स के वीडियो के साथ मैं आप लोगों को फिर से मिलूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।